जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है। उसमें आज मैं आप लोगों के समक्ष कॉजेटिव वर्ब का पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। कॉजेटिव वर्ब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इसे समझ गए तो आपको ट्रांसलेशन में बहुत अधिक आसानी होगी। ये आपको फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास है, स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए ये टॉपिक मैं आज विशेष रूप से लेकर के आया हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। तथा हम लोग चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसका। आप लोगों को बता दें कि उस काम में अपना पूरा वक्त लगा दो। बेटा, कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसमें आप पूरा वक्त लगा दो जो आपका वक्त बदल सकता है। ऐसा काम जो आपका वक्त बदल दे, आप उसमें पूरा अपना वक्त लगा दो, पूरा परिश्रम कर दो और उसमें फिर कोई गुंजाइश ना रहे असफल होने की, ऐसा परिश्रम करो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग टेंस वाला पूरा क्लास भी पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें टेंस भी पढ़ चुके हैं और टेंस के साथ साथ हम लोग इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं। अब केवल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बचता है ट्रांसलेशन में। उसके बाद में ट्रांसलेशन में ही आप लोगों का एडवांस इंग्लिश ग्रामर शुरू किया जाएगा। तो अगर आप लोग इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं और अपना वक्त उस काम पर देते हैं जो हमारा वक्त बदल सकता है। तो बेटा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक कॉजेटिव वर्ब जो हम लोग देख रहे हैं, कॉजेटिव वर्ब है क्या। कॉजेटिव वर्ब मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जिसको हम लोग ऐसी क्रिया जो स्वयं मतलब किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके या किसी दूसरे से करवाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पहचान देख लेते हैं। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, जैसे मान लीजिए कोई काम है तो हम लोग स्वयं करते हैं और कोई काम है तो हम लोग किसी दूसरे से करवाते हैं। तो जब हम किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं या उसको करने की प्रेरणा देते हैं तो वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कॉजेटिव वर्ब होती है। मतलब जैसे अगर आप स्वयं कार्य नहीं कर रहे बल्कि अपना कार्य कोई कार्य करवाने के लिए किसी दूसरे को कह रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो ऐसे उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद में इस प्रकार के वाक्य गेट, हैव, काज या फिर मेक आदि क्रियाओं की सहायता से बनाए जाते हैं। मतलब इसमें चार चीज़ों का ध्यान रखना है। गेट लग सकता है, हैव लग सकता है, काज लग सकता है और मेक लग सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं और ये तो हुआ पहचान। आशा है आप लोगों को पहचान समझ में आया होगा। अब नियम देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके जो इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार का होता है, या तो एक्टिव वॉइस होता है या फिर पैसिव वॉइस होता है। अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस दो प्रकार का होता है, या तो एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। तो यदि वाक्य की यदि एक्टिव वॉइस की क्रिया हो, जैसे वाक्य अगर आपका कर्तवाच्य है तो मेक या काज लगा करके बनाया जाता है। क्या करेंगे, मेक लगाएंगे या फिर काज लगाएंगे। अब यहाँ पर शर्त ये चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब मेक होगा तो इसके बाद मुख्य क्रिया में टू नहीं रहता है और काज होने पर टू का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपका वाक्य में मेक का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर बेटा आप लोग मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा। और वही चीज़ जब काज का प्रयोग होगा तो वहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, ऐसे वाक्य जो मेक या काज वाले हैं ये बिना किसी कास्ट के करवाए जाते हैं। मतलब इनको देने के लिए किसी भी प्रकार का, इनको करवाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कीमत आपको नहीं देना पड़ता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं बेगार। बेगार मतलब कि जैसे किसी से आप ऐसे फ्री में कह करके कोई काम थोड़ी देर के लिए है तो करवा लेते हैं, उसे बेगार कहा जाता है। तो चलिए इसके कुछ स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं और दोनों के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, तो मेक लिखते हैं। पहले मैं मेक वाला बता रहा हूँ।
मेक के बाद अब ये डूअर, डूअर क्या है, डूअर के बगल मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें क्या होता है कि कार्य को करता स्वयं नहीं करता है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, तो करने वाला तो कोई होगा, और डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला, तो कोई करने वाला होता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। समझ में आ गया ना? मतलब सब्जेक्ट के बाद में डूअर लिखे, मेक लिखेंगे, उसके बाद डूअर जो लिखेंगे यानी कार्य को जो कर रहा है तो उसे किस में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिख देंगे। अच्छा, यही चीज़ जब हम लोग काज का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर काज लिखेंगे, उसके बाद में डूअर, डूअर मतलब वही कार्य को करने वाला, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर टू लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर वाक्य चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ना है। तो फ़र्क किस पर पड़ेगा, अगर पास्ट में है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेक लगेगा, प्रेजेंट मतलब जो भी है, अगर मान लीजिए वही पास्ट इंडेफिनिट में गया तो मेड हो जाएगा, अगर वही फ्यूचर इंडेफिनिट में गया तो विल मेक या शैल मेक हो जाएगा। मतलब जो भी फॉर्म चेंजिंग होना है वो मेक या काज का बदलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी जो कुछ भी होना है वो किसका होगा, तो मेक का होगा या फिर काज का होगा। अगर इतना आपको अब तक समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, हैंड रेज करके बताएं या फिर यस सर लिख करके बताएं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं इसके आगे, और इसके आगे अब इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखिए कोई भी वाक्य, अब जैसे मैंने कहा उसने बच्चे को रुलाया, यहाँ पर काम क्या हुआ बेटा, तो काम हुआ रोने का। क्या काम हुआ है, काम हुआ है रोने का। अच्छा, रोने का काम किसने किया है, बच्चे ने, उसने स्वयं नहीं रोया है, वहाँ रुलाया है उसने ना, तो रोने का काम किसने किया है, बच्चे ने किया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो भी एग्जाम्पल लिया है उस एग्जाम्पल को मैंने दोनों तरीके से बनाया है, मतलब दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे जो बना दें, चाहे आप मेड का प्रयोग करके बना दें या काज का प्रयोग करके बना दें, दोनों से बन सकता है। तो देखिए रुलाया पास्ट इंडेफिनिट में है, क्रिया के अंत में आ की ध्वनि मिल रही है, तो क्या हो जाएगा ही, और उसका सेकंड फॉर्म हम लेंगे मेक का, क्योंकि लगता तो मेक है लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म लगना है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड। किसको रुलाया है, बच्चे को। अब चाइल्ड नाउन है, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर जाए चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाए, दोनों एक ही रूप में रहेगा, तो क्या हो जाएगा द चाइल्ड, और क्या किया तो वीप। देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हुआ। जब वही हम चलते हैं काज वाले में तो ही लिखे, उसके बाद देखिए काज का सेकंड फॉर्म, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेकंड ही लगना है तो काज्ड लिख दिए, फिर द चाइल्ड। अब यहाँ पर वीप से पहले टू का प्रयोग कर देंगे तो टू वीप हो जाएगा, ही काज्ड द चाइल्ड टू वीप, उसने बच्चे को रुलाया। ये आपका बन गया कौन सा, पहले वाले वाक्य का। अब दूसरे वाले वाक्य में देखिए, मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हुआ है। क्या काम हुआ है, दौड़ने का। अच्छा, दौड़ा कौन है, अपना घोड़ा, यानी मेरा घोड़ा दौड़ा है, मैं तो दौड़ा नहीं हूँ, मैंने उसे दौड़ाया है, दौड़ने के लिए प्रेरित किया है या फिर उसकी लगाम खींची है, जो भी हो, लेकिन मैं स्वयं नहीं दौड़ा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले आई लिखेंगे, मैं मेक से बना रहा हूँ, दौड़ाया पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो मेक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड। किसको दौड़ाया, अपने घोड़े को, यानी माई हॉर्स। कब, तो रन, क्या किया, रन, रन का फर्स्ट फॉर्म भी रन होता है और फास्ट तेज, यानी आई मेड माई हॉर्स रन फास्ट, मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। अब यही चीज़ अगर हम काज से बनाते हैं तो काज का सेकंड फॉर्म हो जाएगा काज्ड हो जाएगा, आई काज्ड, किसको दौड़ाया, अपने घोड़े को, माई हॉर्स टू रन फास्ट, यहाँ पर टू लग गया। दोनों में बस फ़र्क इतना है कि जो हम लोग जब काज के साथ में होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करेंगे, और जब हम लोग वही चीज़ मेक के साथ में होंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो हमने देखा काज और मेक वाले में। अब देखते हैं दूसरे में, दूसरे में क्या है, दूसरा रूल कह रहा है कि यदि क्रिया पैसिव वॉइस में हो, देखिए हमने कहा था दो तरीके की वॉइस होती है, या तो एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस, तो यदि क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो गेट या हैव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, या तो गेट का प्रयोग होगा या फिर हैव का प्रयोग होगा, और साथ ही साथ मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म,
पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का रूप प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कहीं पर अगर कहीं पर मजदूरी दिया जा रहा है, किसी काम को करने के लिए किसी भी प्रकार का मजदूरी दिया जाएगा तो हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हैव का। और अगर किसी भी प्रकार का मजदूरी वाला तो हो गया कि हैव हो गया। और अगर वाक्य आपका इम्परेटिव हुआ, अगर वाक्य इम्परेटिव हुआ तो वहाँ पर बेटा चांस ज़्यादा है गेट का। चांस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पर किसका ज़्यादा चांस है? तो वहाँ पर गेट का ज़्यादा चांस है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गेट ही लगाएं, लेकिन मतलब चांस ज़्यादा रहता है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर पर देखते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद में गेट लगेगा, मतलब गेट का जो भी फॉर्म लग रहा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी जो भी लग रहा हो यहीं पर हो जाएगा चेंजिंग। फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि पैसिव है इसलिए डूअर बाई के बाद में आएगा, बाई डूअर। फिर जो कुछ बचेगा वो अदर वर्ड हो जाएगा। अच्छा, सेम वही फॉर्मेट होगा हैव वाले के साथ में कि सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लिख करके डूअर और फिर अदर वर्ड। दोनों में आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। जैसे इम्परेटिव के लिए गेट का प्रयोग करना है और मजदूरी देने के लिए इसका। तो सब्जेक्ट इम्परेटिव में नहीं होता तो वहाँ पर गेट से ही शुरू किया जाएगा, या अगर हैव्स का प्रयोग करके आप शुरू कर रहे हैं तब भी हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कह रहा है कि मैंने एक पत्र लिखवाया, मैंने एक पत्र लिखवाया। अब ये दोनों तरीके से बन सकता है। हमने क्या कहा है कि चांस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कहा कि हर जगह वही लगेगा। मैंने एक पत्र लिखवाया पैसिव में है, किसी के द्वारा मैंने लिखवाया है, हालांकि डूअर को यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व किया गया कि किससे लिखवाया है। तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर बेटा आई, फिर देखिए लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट में है, ये वाला किस में है? तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसके लिए सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो गेट का सेकेंड फॉर्म हो गया गॉट। आई गॉट ए लेटर, क्या लिखवाया है? एक पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद रिटर्न यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। अगर यही चीज़ ये होता कि किसके द्वारा तो बाई लगा करके आगे बढ़ा देते। अब अगर मान लीजिए मैं इसको हैव लगा करके बनाऊँ तो आई पास्ट में है तो हैड जाएगा। देखिए ये वन लिख गया है, वन नहीं है वो आई ही है। तो आई हैड ए लेटर रिटर्न, क्या किया? आई हैड ए लेटर रिटर्न। आपने इस तरीके से भी बना लिया। अब इसके बाद दूसरा देखिए, मैं सोहन से यह पत्र लिखवाऊंगा। यहाँ पर डूअर को ले लिया गया, डूअर को इन्वॉल्व कर लिया गया कि लिखवाऊंगा किससे? तो सोहन से। अब देखिए आई लगा, उसके बाद में विल लगा, फिर गेट लगा दिया गया। विल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये लिखवाऊंगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इसके साथ में क्या किया गया बेटा? इसके साथ में आप लोगों का वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा? तो फर्स्ट फॉर्म विल गेट। दिस लेटर क्या लिखवाऊंगा? तो यह पत्र, दिस लेटर रिटन बाई सोहन। आई विल गेट दिस लेटर रिटन बाई सोहन, ये आपका बना। अब हैव अगर लगेगा तो गेट के जगह पर हैव हो जाएगा, यानी आई विल हैव दिस लेटर रिटन बाई सोहन। तो दोनों आपका सही होगा, चाहे ऊपर मतलब गॉट से बना दें, गेट से बना दें, चाहे हैव से बना दें, दोनों आपका बिल्कुल सही होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने सोहन से यह पत्र लिखवाया। देखिए वहाँ लिखवाऊंगा कह रहा था, यहाँ लिखवाया कहा। तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? गॉट हो गया। आई गॉट दिस लेटर रिटन बाई सोहन हो गया। और इसमें क्या हो गया? आई हैड दिस लेटर रिटन बाई सोहन हो गया। यही चीज़ अब देखो इम्परेटिव आ गया ना, तो यह काम सविता से करवाओ, इम्परेटिव हो गया। तो क्या करेंगे? अब देखो इसमें भी दोनों लग सकता है, मैंने कहा था दोनों लग सकता है, बस फर्क इतना है कि ज़्यादा प्रायोरिटी गेट को ही देना। तो क्या करना है? गेट दिस वर्क, यह काम है तो दिस वर्क हो जाएगा। और इम्परेटिव में फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो हमने शुरू कर दिया गेट से। तो गेट दिस वर्क डन बाई सविता, गेट दिस वर्क डन बाई सविता, डू का थर्ड फॉर्म। फिर है अथवा हैव से बनाए तो हैव दिस वर्क डन बाई सविता, मतलब दोनों आपका सही है, चाहे आप इसको बनाए गेट से चाहे हैव से बनाए, दोनों सही होगा। इसके बाद में देखिए कुछ यहाँ पर दो तीन मतलब दो वाक्य मैंने, या कुछ और वाक्य हो सकता है, मैंने ट्रांसलेशन के लिए लिया है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए कमला ने अपने पति को पत्र लिखवाया। तो कमला ने किसको? यहाँ पर पति को मतलब पति से है, तो गेट का प्रयोग होगा या फिर हैव का प्रयोग होगा?
तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कमला, कमला, फिर क्या करेंगे, हैव लिख देंगे, कमला हैव। अच्छा लिखवाया है, 1 मिनट, लिखवाया है तो हैड होगा, तो क्या हो जाएगा, कमला हैड। अब गेट लिखना है तो गेट यहीं लिख लेंगे। फिर क्या किया, पत्र लिखवाया तो ए लेटर रिटन, रिटन बाई, किससे, बाई, अपने पति है तो हर हस्बैंड, ये आपका बन गया। गेट लगाना होगा तो यहीं पर गेट का सेकंड फॉर्म गाट हो जाएगा। अब दूसरा है, मेरे चाचा अपने घर की सफ़ेदी करवा लेंगे। सफ़ेदी का होता है वाइट वाश्ड, क्या होता है, वाइट वाश, WHITEWASH, वाइट वाश। थर्ड फॉर्म इसका वाइट वाश्ड हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग होमवर्क के रूप में आपका है। दूसरा वाक्य आपका क्या है बेटा, ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करके और अभी बता दीजिएगा कि क्या होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।